अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका फरवरी का जो महीना होगा वो कैसा रहेगा। इसमें हम आपके करियर, जॉब, बिजनेस, आपके क्रिप्टो से रिलेटेड मामला, आपके स्टॉक से रिलेटेड मामला, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली, इन सारे चैप्टर्स पर बात करेंगे। आपके चैलेंजेस कौन से होंगे इस महीने और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ छुपी हुई होंगी, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपको रेमेडीज़ भी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की शादी से रिलेटेड मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के कारोबार में मसले आ रहे हैं, जिन लोगों के जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रमोशंस नहीं हो रही, बॉस से बहुत ज़्यादा उलझनों का शिकार हो रहे हैं आप लोग, शादी से रिलेटेड मुश्किलात आ रही हैं, आप लोगों की बात पक्की होती है टूट जाती है, या आप लोग शादी कर लेते हैं तो वो चल नहीं पाती, 1 महीना 2 महीना 3 महीने इस तरह टूट जाती हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपनी कुंडली या अपना जायचा आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबॉक्स को दिखा सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं लियो वालों की, यानी कि सिंह राशि, यानी कि बुर्ज असद वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस, क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। तो करियर के लिए फरवरी जो है बहुत डिमांडिंग महीना है आप लोगों के लिए। 10th हाउस आपका टॉरस है, खाली है, लेकिन उसका जो लॉर्ड है यानी वीनस जो है वो आपके 6th हाउस में है। तो यहाँ पे काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा होगा, डेडलाइंस बहुत ज़्यादा आ रही होंगी और जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। मार्स जो है वो शर्फ में है, 6th हाउस में है, तो ये कंपटीशन को पूरा करने की, आपको लड़ने की हिम्मत दे रहा होगा। लेकिन मार्स की जो चौथी नज़र है वो आपके 9th हाउस पर पड़ती है, 7वीं नज़र जो है वो आपके 12वें घर पर पड़ती है और 8वीं नज़र जो है वो आपके 1st हाउस पर पड़ती है। तो इससे फ्रस्ट्रेशन और बेसब्रापन बढ़ सकता है आपके अंदर। जॉब में अथॉरिटी से क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं, आपके बॉसेस वगैरह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या किसी बात पे तू तू मैं हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी जो जॉब है वो थोड़ा डोलड्रम में आ सकती है, हॉट वाटर्स में आ सकती है, क्योंकि आप लोग ढैया में आए हैं और ट्रांसफॉर्मेशन वाली ढैया में आए हैं, क्योंकि जो शनि है वो आपके 8th हाउस में बैठा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि अचानक से चीज़ें इतनी कैसे बदल गई। मैंने सोचा कुछ था, हुआ कुछ। तो इस वक्त में आपको अपने आप पर काबू रखना होगा। उसकी वजह यह है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी 5th और 8th हाउस की स्टार्ट है, यानी कि 5th हाउस से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, आपके रोमांस से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपके क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आपके रिसर्च से रिलेटेड, आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, आपके इनहेरिटेंस से रिलेटेड, इन सारे मामलात में ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको ग्रो करवाएगी, लेकिन ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो थोड़ा सोच समझ के संभल कर आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका मार्स है ये सरवना नक्षत्र में है, तो ये लर्निंग और डिसिप्लिन के थ्रू ही ग्रोथ देगा आपको। फाइनेंस की बात की जाए तो गेन्स के पैटर्न्स जो हैं वो थोड़े मिक्स रहेंगे। 11th हाउस जेमिनाई है, जेमिनाई में जुपिटर रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है, तो पुराने क्लाइंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या डिलेड पेमेंट्स जो हो गई वो यहाँ पे रिवाइव होना शुरू होंगी, कि कोई पेमेंट आपकी फंस गई थी, कोई लेके भाग गया था, तो वो चीज़ें अब आपको मिल सकती हैं। लेकिन इंस्टेंट गेन्स जो हैं वो आपके लिए मुश्किल है। 2nd हाउस आपका विर्गो है, पर डायरेक्ट कोई इसमें प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, लेकिन यहाँ पे शनि जो है, सैटर्न जो है वो 8th हाउस से नजर डाल रहा है आपके 2nd हाउस पे। तो आपके जो इनकम के वेज हैं या आपका बैंक बैलेंस है वो एकदम से खाली होना शुरू होगा, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, फैमिली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी सैलरीज वगैरह हैं या आपका मंथली प्रॉफिट होता है या एक अमाउंट होती है आपकी जो मंथली आपको मिल रही होती है, उसमें आने में थोड़ी सी आपको डिलेज देखने को मिलेंगे, रुकावट का शिकार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा केतु जो है वो आपके 1st हाउस में बैठा हुआ है, तो सेल्फ वर्थ और अर्निंग डिसीजंस जो हैं आपके वो कंफ्यूज हो सकते हैं। 5th हाउस आपका सजिटेरियस है, स्पेक्यूलेशंस के लिए रिस्की है, क्योंकि सैटर्न जैसे मैंने आपको बताया 8th हाउस में बैठा हुआ है, और यहाँ पे सैटर्न जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जोन ऑन करके बैठा हुआ है। तो आपको बहुत सोच समझ के स्पेक्यूलेशंस या क्रिप्टो स्टॉक, इन चीज़ों में बहुत सोच समझ के एंटर होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको सब्र के साथ, रिसर्च के साथ करना होगा। अगर आप
एट्थ हाउस को पॉजिटिव वे में एक्टिव करेंगे, रिसर्च करके आप फिफ्थ हाउस के साथ लिंक करेंगे इसको, तो फिर आपकी जो क्रिप्टोज हैं, स्टॉक्स हैं या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। और 10 से 17 फेब के बीच में आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना है। इन दिनों में आप लोगों ने क्रिप्टो में या स्टॉक्स में या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करना। आगे लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो रिलेशनशिप फरवरी में सेंसिटिव रहेंगी आपकी। सेवन्थ हाउस आपका एक्वेरियस है, राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अट्रैक्शन और कन्फ्यूजन दोनों क्रिएट होंगी। आपको यहाँ पे ये भी लगेगा कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, सेकंड मैरिज कर लेनी चाहिए, लेकिन राहु जो है वो यहाँ पे इल्यूजन्स क्रिएट करता है, तो ये ना हो कि सेकंड के चक्कर में आप पहला वाला भी अपना पार्टनर गवा दें। पार्टनर अनप्रडिक्टेबल बिहेव करना शुरू करेगा, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आपकी बढ़ेंगी। वीनस सिक्स्थ हाउस से जब सेवन्थ हाउस में एंटर होगा 6 फरवरी को, तो यहाँ पे वीनस के साथ साथ दूसरे प्लैनेट्स भी आएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत एनर्जेटिक और इंटरेक्शंस जो हैं वो बढ़ना शुरू होंगी आपके आपके पार्टनर्स के साथ। ईगोइस्टिक अप्रोच भी होगी, एग्रेसिव अप्रोच भी होगी, तो बहुत सोच समझ के संभल कर आपको चलना होगा। अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी क्योंकि वीनस भी यहाँ पे होगा, तो आपको प्यार का भी मौका मिलेगा, लेकिन ईगो क्लैशेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे। इसके अलावा मून जब लिब्रा में 7 फेब को आएगा और एरीज में 21 फेब को आएगा, तब बॉन्डिंग आपकी बेहतर हो सकती है, तो इन दोनों दिनों को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। रोमांस के लिए फिफ्थ हाउस जो है सेजिटेरियस होपफुल नज़र आता है, लेकिन सैटर्न जैसे मैंने आपको बताया एट्थ हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन्स फील्स हो सकते हैं। लेकिन सैटर्न की जो 10वीं नज़र है वो आपके फिफ्थ हाउस पर पड़ रही है, तो ये कार्मिक हाउस आपका बनता जा रहा है, तो इमोशंस को कंट्रोल में आपको रखना होगा। सीक्रेट फीलिंग्स या पास्ट इश्यूज जो हैं वो सरफेस पे आ सकते हैं आपके लिए, क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो पाइसेस है, उसमें सैटर्न है, एक तो इमोशनल स्टार है, ऊपर से सैटर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा है, तो इमोशनल डेप्थ देखने को मिलेगी और आपके इमोशंस में हार्शनेस भी आएगी, और आप लोगों के लिए एक पत्थर दिल भी बनना शुरू हो जाएंगे, मतलब अपने पार्टनर के लिए जिनसे आप रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं या कनेक्शंस रखते हैं। यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन और सब्र आपको बहुत काम आएगा इस महीने। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो हेल्थ फरवरी के लिए थोड़ा सा वीक पॉइंट आपका नज़र आता है हेल्थ के हिसाब से। फरवरी सिक्स्थ हाउस जो है वो हाईली एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पे एग्जॉशंस देखने को मिल सकती हैं, बॉडी स्टिफनेस देखने को मिल सकती हैं, डाइजेशन इश्यूज आ सकते हैं, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, ब्लोटिंग हो जाना, एसिडिटी हो जाना, माइग्रेन हो जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमन होंगी। मार्स और सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी क्रिएट करते हैं, ओवर वर्क हो गया, बर्नआउट फील होना शुरू हो गया, ये रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। सैटर्न एट्थ हाउस से क्रॉनिक इश्यूज भी यहाँ पे ट्रिगर करता है, एनजाइटी हो गई, खासकर आपकी रूटीन अगर डिस्टर्ब है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर करेंगी। आपकी नींद, आपका मेंटल पीस, इन दोनों चीज़ों पर आपने बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस आपका कैंसर है, मून मून इसका लॉर्ड है, और मून की जो ट्रांजिशंस होंगी हर 2 दिन बाद, 2.25 दिन बाद, तो ये इमोशनल सेंसिटिविटी आपकी बढ़ा देगा। मून जैसे कैप्रिकॉन में आएगा 15 फेब को और एक्वेरियस में 17 फेब को आएगा, तो लो मूड फील करेंगे, आइसोलेशन फील कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेंगी 2 फेब को और 19 फेब को। इस महीने कौन से आपके चैलेंजेस हैं और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज छुपी हैं, उन दोनों को देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो इस महीने का चैलेंज होगा आपके लिए, वो आपका सेल्फ डाउट होगा, और आपका जो वर्क लाइफ है उसमें इम्बैलेंस होगा, ये आपके लिए सबसे बड़े चैलेंज होंगे। केतु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, आपको इनर क्लैरिटी सीखने पर मजबूर करेगा। आपको समझना होगा कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको कहाँ जाना है। आपको ये सारी चीज़ें अपने आप से सवाल करना होंगी, और अकेले में बैठ के करनी होंगी। ये नहीं कि आप दोस्तों से जाके पूछें यार मैं कैसा बंदा हूँ, ये है वो है, नहीं। आपने खुद बैठ के खुद को इवेल्युएट करना है, ऊपर वाले से बातें करें, अल्लाह ताला से बातें करें, और अपने आप को समझें, इवैल्यूएट करें। आपके जब आंसू निकलेंगे, आपको जब समझ में आएगा कि आप कौन हैं, तभी आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, रूटीन को फॉलो करेंगे, तो फरवरी जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल मैच्योरिटी आपके लिए क्रिएट करना शुरू करेगा, स्पेशली 21 फरवरी के बाद। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की, तो सबसे पहले मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप लोगों ने डेली जर्नलिंग करनी है, ताकि जो आपका माइंड क्लटर हुआ हुआ है वो डी क्लटर हो। देखें, सफाई जैसे निफ्स ईमान है ना, इसी तरह आपको अपना दिमाग साफ सुथरा रखना होता है। जब तक आपका दिमाग साफ सुथरा नहीं होगा, आपको आगे का पता नहीं चलेगा कि आपने आगे जाना किस तरफ है। जब आप एक के बाद एक उलझन में फंसे रहेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डी क्लटरिंग करनी होती है, डेली जर्नलिंग करनी होती है।
आपके दिमाग में कोई भी मसला चल रहा है, कोई भी इशू चल रहा है जिसकी वजह से एक मसला एक टेंशन चल रही है, तो उसको लिखना शुरू करें। जब आप लिखेंगे तो आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी कि मेरे साथ ये मसला है। फिर उसके आप रास्ते तलाश कीजिए कि कहाँ से ये रास्ता है तो ये जो मसला है हल हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि वे आउट क्या है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाए कि इसका कोई वे आउट नहीं है, तो आपके हाथ से मामला ख़त्म है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर परेशान होने की बात नहीं है। और अगर आपको पता है कि आप कर सकते हैं तो उसको आप उस वे में उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और अगर पता है कि नहीं हो सकता तो ऊपर वाले पे छोड़िए। ये आपको जो माइंड है आपका रिलैक्स होना शुरू होगा। इसी के साथ साथ माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कीजिए, स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कीजिए। माइंड रिलैक्स होना शुरू होगा, बॉडी रिलैक्स होना शुरू होगी। इसके अलावा ऊपर वाले का शुक्र अदा हर हाल में करना है। उसने जितनी हमें नेमतें दी हैं वो हम उसका जितना शुक्र अदा करें वो कम है। जब जब आप शुक्र अदा करेंगे तो वो आपको और ज़्यादा नवाजेगा। और इसके अलावा एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लें कि हफ्ते में एक दिन, रोज़ नहीं कहूँगा, एक दिन कहूँगा कि एक दिन ऐसा बांध लें कि जो आप खाना खुद पसंद करते हैं वही खाना, वही क्वालिटी आप अल्लाह के नाम पे सदका या दान करें। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, आपके रिस्क के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि आप अगर कुरान पाक उठा के देखें तो कुरान में भी अल्लाह ताला बार बार कहते हैं कि गरीबों को खाना खिलाओ। तो ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है और ये कुरान में भी आपके लिए रेमेडी है। इसके अलावा प्रॉपर रेस्ट लीजिए, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखिए और मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज हुई। अब जाने से पहले मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप हमारी लाइफ को ज्वाइन करेंगे तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए व्यू करते हैं, लेकिन जिस दिन हम लाइव आएंगे आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप लाइव को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।